हाँ ठीक है, चलेगा विनीत, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने मतलब उसको बोल दिया। शंकर कर रहा है, अपन उसको बोलेंगे, वो फिर हाँ उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली, ठीक है, अपन उसे बता देंगे करना क्या है बाद में, है ना, वो बताएगा अपन को। ठीक है, तो अपन शुरू। तो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। मैं बता रहा था कि भाई एफ्लोरेसेंस मतलब किसी भी कंपाउंड के पास अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी, ई लिखा अपन ने। और अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है तो उसको अपन कहते हैं डेलिसिक्वेंस, मतलब दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। जैसे एलोट्रॉपी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। वैसे efflorescence is the property of substance to lose water molecule. Delisequence, property of a substance to absorb water molecule. That is called delisequence. अब मुझे इस क्वेश्चन में बताया गया कि इस क्वेश्चन का एक केपी मुझे गिवन है, सपोज करते हैं अपन, इसके लिए मैंने केपी लिखा। केपी इज इक्वल टू, सपोज करते हैं अपन कोई भी एक ले लेते हैं 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। तो अपन कहेंगे भाई देखो, अब अपन कहेंगे केपी विल बी इक्वल टू, ये एग्जांपल 1 ले लेते हैं, ये अपन इसमें पढ़ रहे थे एफ्लोरेसेंस एंड डेलिसिक्वेंस एंड डेलिसिक्वेंस, वो अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, ठीक है ना। बिल्कुल, ये डेलिसिक्वेंस है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, इस रिएक्शन के लिए केपी अपन को गिवन है, तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, मतलब अगर केपी का वैल्यू हमें कितना गिवन है, केपी इज इक्वल टू दैट इज 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। भाई केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ना। तो अपन को बताया गया कि देखो भाई ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर मुझे बताया गया कि ये मेरे पास कंपाउंड है, ये वाला, ये डेलिसिक्वेंस प्रॉपर्टी शो करेगा, या फिर अपन ने वो लिखा है केपी इज इक्वल टू 10 की पावर -2 दे रखा है मैंने, है उधर लिखा लास्ट में, वो थोड़ा सा अपन को ब्लर दिख रहा है, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, पर दिख रहा है। सो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास ये गिवन है 10 की पावर -2, केपी मुझे गिवन है, और केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है। अब अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो भाई ये कंपाउंड है मेरे पास, ये वाला, ये एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करेगा क्या। तो अपन कहेंगे आपने वेजल में रखा हुआ है, उसमें पहले से वाटर था क्या या नहीं था। अगर था तो मैं कहूंगा, आप कहेंगे कि भाई प्रेशर, मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास कम, ऐसे एक वेजल है, इसमें मैंने ये कंपाउंड रख दिया, ठीक है ना। अब अगर इसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल है तो मैं कहूंगा भाई इसका वेपर प्रेशर बताओ मुझे। अगर अपन कहेंगे इसका वेपर प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर मुझे पहले से गिवन है, P ऑफ H2 जो इसमें पहले से प्रेजेंट है, अगर उसका प्रेशर लेस देन और इक्वल टू, अगर इसका प्रेशर इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन बोलते हैं अपन, 10 की पावर -2 है एटमॉस्फेयर, तो अपन कहेंगे फिर इस कंपाउंड का CuSO4.5H2O का एफ्लोरेसेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वाटर मॉलिक्यूल अगर ये डिकम्पोज करेगा तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और वहां तो पहले से उतना प्रेशर है वेसल के अंदर जितना इसके डिकम्पोजिशन से होता है, तो ये डिकम्पोज हो गई, राइट ना, फिर तो वो डिकम्पोज हो गई नहीं। तो अपन कहेंगे अगर ये 10 की पावर -3 है तो अपन कहेंगे ये डिकम्पोज होगा। अगर इसमें प्रेशर 10 की पावर -2 से कम है तो फिर ये डिकम्पोज होगा। कब तक डिकम्पोज होगा, जब तक कि ये 10 की पावर -2 ना हो जाए। तो अपन कहेंगे ये डिकम्पोज होगा सो दैट द प्रेशर इनसाइड द वेसल बिकम्स 10 की पावर -2, और जैसे ही वाटर का वेपर प्रेशर 10 की पावर -2 होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो फिर उसका कंपोजिशन चेंज होना बंद हो जाएगा।
राइट। मैंने इसी थीम पे अपन से ये पूछ लिया कि बताओ मेरे पास ये कंपाउंड है, ये ऐसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, राइट। ये कंपाउंड है, ऐसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो बताओ ये डेली सीक्वेंस, और जब ये इक्विलिब्रियम मैंने इस कंपाउंड, अब अपन ऐसे ले लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने आपसे कहा मैंने इस कंपाउंड को ये एटमॉस्फेयर में रख दिया, ठीक है। ये जो कंपाउंड है अपन ने इसको एटमॉस्फेयर में रख लिया ऐसे, CuSO4.5H2, ये कंपाउंड है मेरे पास। अब ये कंपाउंड वाटर लॉस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताना है अपन को इन एटमॉस्फेयर। और मैंने आपसे पूछा विल इट शो एफ्लोरेसेंस in atmosphere or not? In atmosphere or not? When the humidity is 80% at temperature T Kelvin, when the vapor pressure of water H2O is, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, दैट इज सपोज करते हैं अपन 120 mm of Hg। मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैंने इसलिए ज्यादा ले लिया भाई, टेम्परेचर तो आपने मेंशन किया नहीं कुछ, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, बस मुझे कंसेप्ट से मतलब है। तो अपन क्या करेंगे अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपन कहेंगे पहली बात तो ये है, अब ध्यान से देखना, ये है अपन ने थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। अगर इस टेम्परेचर पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना होता है, लेकिन जब हम इसका डिकम्पोजिशन कंसिडर कर रहे हैं तो वाटर पेपर हमें कितना लेना पड़ेगा, वाटर पेपर सिर्फ 80%। तो अपन लिखेंगे देखो भाई, partial pressure of water present in atmosphere, pressure of water in atmosphere, कितना होगा 120। तो तब होता है ना जब 100% ह्यूमिडिटी होती है, तो 120 इंटू 80/100 कर देते हैं, तो 96 mm आ गया। इतना है भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो अपन कहेंगे अगर ये प्रेशर इसके इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा हुआ तो फिर नहीं होगा डिकम्पोजिशन, क्योंकि बाहर से प्रेशर पहले से ज्यादा लग रहा होगा उस कंपाउंड पे। लेकिन अगर बाहर प्रेशर कम हुआ तो ये इजीली डिकम्पोज होगा एटमॉस्फेयर में। तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर देख लेते हैं इक्विलिब्रियम पे कितना होता है। गिवन Kp is equal to partial pressure of H2O, that is equal to 0.1 atmosphere, that is equal to 0.1 into 760 millimeter of mercury, that is equal to 76 mm H। अपन क्या कहेंगे भाई, ये तो अपन किसी भी उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो अपन इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला मेरे लिए QC है, ये वाला मेरे लिए QP है, KP है, और ये QP है, QP कर देते हैं उसे। तो अपन क्या कहेंगे भाई, देखो QP is greater than KP, the reaction will shift in backward direction to attain equilibrium, will shift backward to attain equilibrium। ये तो इक्विलिब्रियम गिवन था ना, क्योंकि ये तो Kp है, तो वो तो Kp अपन को ऑब्वियस सी बात है उससे कैलकुलेट किया, बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। Therefore, efflorescence do not take place। No efflorescence। भाई क्यों? क्योंकि इसके डिकम्पोजिशन से वाटर मैक्सिमम कितना प्रेशर जनरेट कर सकता है 76, बाहर उससे ज्यादा प्रेजेंट है।
उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो वो कंप्रेस हो सकता है, मतलब ये डेली सीक्वेंस शो कर सकता है, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैं कहूंगा ये डेली सीक्वेंस शो कर सकता है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है। दैट इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट ना, क्यूपी मतलब वी नो दैट। क्यूपी तो अपन किसी भी स्टेज पर लिख सकते हैं, केपी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं। तो अपन ने केपी लिखा ना, केपी अपन ने इक्विलिब्रियम पे लिखा, और क्यूपी अपन ने मैक्सिमम जब वहां पर 96 अपन ने कहा भाई 80% ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, तो अपन ने बता दिया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे भी नहीं पता कि डाटा में आंसर क्या आएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन है बैक, अभी भी नहीं पता था मुझे, मैं तो एक सिचुएशन बना रहा हूं आपको, जो मैं करूंगा वो आपको करना है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अब इसी कंपाउंड में रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं चेंज भी कर सकता हूं, ये ब्लू विट्रियल है अपन को पता है, दिस इज अ ब्लू विट्रियल, इस बार मेरी मर्जी, मैं तो ग्रीन विट्रियल लूंगा, ले ले लो, मैं क्या फर्क पड़ता है, इसको 7 लिखोगे आप और क्या, इसका डिकम्पोजिशन लिख लूंगा, तो अगर ये डिकम्पोज हो गया तो दिस इज ग्रीन विट्रियल, इसका ग्रीन कलर होता है ना सोल्यूशन, अपन निकालो भाई, FeSO4 डॉट 5H2 लिखा, इसको 2H2 किया मैंने, और मैंने आपसे कहा कि भाई Kp फॉर द रिएक्शन इज, इस बार मैंने 10⁻³ ले लिया Kp, मैंने Kp को लिया 10⁻³ इस बार मैंने Kp को 10⁻³ ले लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द रिएक्शन विल शो efflorescence at T Kelvin when the humidity is 60% and vapor pressure of water H2O is equal to, इस बार अपन 90 ले लेते हैं mm of mercury, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री एट T Kelvin इज 90 mm of mercury एट T Kelvin। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अपने पास QP क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से, जैसे इसमें निकाला था। तो आंसर के लिए पहले तो मैं ये देख लूं कि भाई एटमॉस्फेयर में है कितना प्रेशर वाटर का, आपने 90 दे रखा है, लेकिन ह्यूमिडिटी इस टेम्परेचर पे जब 90 होता है तो ह्यूमिडिटी हमको 60% कम अज्यूम करना है, जो वाटर का प्रेशर प्रेजेंट है। सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर वो अपन क्यूपी अज्यूम करते हैं, तो अपन भाई उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपन एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, तो 90 इंटू 60/100 करना है अपन को, कितना आ गया अपने पास, तो इसका 60% लेंगे तो 54 आ गया of Hg। This is the partial pressure of water present in the atmosphere. So this is the partial pressure of water present in the atmosphere. The partial pressure of water present in the atmosphere. अब क्या करूं, तुम बताओ, तो अपन क्या करेंगे, पहले QP कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे QP will be equal to partial pressure of H2O to the power of 2। KP भी तो वही है, आपने ये सॉलिड है लेकिन वो तो KP क्या लिखोगे आप, KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर ऑफ 2। अपन को पता है KP और KC का एक्सप्रेशन एक जैसा होता है, KP में जो अपन यहां पर ऐड करेंगे पार्शियल प्रेशर वो इक्विलिब्रियम का प्रेशर होगा, लेकिन इधर जो अपन लिखेंगे वो एनी स्टेज, प्रेशर एट एनी स्टेज होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं,
ये मेरे पास आया 54 इंटू 54, ये आ जाएगा क्यूपी वैल्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 54 इंटू 54, दैट विल बी, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 54 इंटू 54 कर देते हैं भाई कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से कर सकते हैं जल्दी से, इतनी देर में तो अपन कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 2916 है, ये 2916 आ रहा है mm, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। हाँ 2916 mm आ गया। इसको कितना गिवन है अपन को, 10 to the power of -3 केपी गिवन है अपन को। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका जैसे अपन यहाँ पर गिवन है ना अपने पास केपी, ये एमएम में गिवन है, तो उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो। इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.001 इंटू 760 कर लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा 0.760 एटमॉस्फेयर, एमएम नॉट एटमॉस्फेयर, दैट विल बी एमएम। ये तो बहुत छोटा है यार, तो दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यूपी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू केपी। भाई बैकवर्ड तो आ सकता है, फॉरवर्ड नहीं जा सकता। बैकवर्ड तो आ सकता है, फॉरवर्ड नहीं जा सकता। केपी बहुत छोटा है ना, 10 की पावर -3, रिएक्शन जाएगा कहां आगे। सो अगेन QP is greater than KP, so reaction will shift in backward direction, not in forward direction. So reaction shift backward to attain equilibrium. तो reaction कहां shift होगा, backward to attain the equilibrium. Again we get the same thing. ये concept है आपका। एफ्लोरेसेंस शो करेगा डेली सीक्वेंस, अगर वो बड़ा होता है इससे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। यही कंसेप्ट होता है बस एफ्लोरेसेंस और डेली सीक्वेंस का, ये सिर्फ वाटर के साथ ही बन सकता है, ठीक है ना। तो अपन बता देंगे भाई, इसमें अपन ने केपी और क्यूसी को कंपेयर कर लिया, बता दिया अपन, ठीक है। तो QP इज ग्रेटर देन KP, काफी ज्यादा डिफरेंस है ना। सो रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर नो एफ्लोरेसेंस, देयर विल बी अ डेली सीक्वेंस। अगर आपका हो गया तो मैं डेली सीक्वेंस बता दूंगा, बट एफ्लोरेसेंस बताने वाला नहीं हूं। दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ना वाटर का, ये टू द पावर ऑफ 2 लेना पड़ेगा ना, उसको नहीं लिया अपन, बट हमें केपी को और क्यूपी को कंपेयर करना था ना, इसको थोड़ी कंपेयर करना था पार्शियल प्रेशर्स। दैट इज, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो विल डू दैट पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। दैट इज फ्लोरेसेंस एंड डेली सीक्वेंस। हमने लास्ट टाइम काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे ऑलरेडी, अपन केस 8 कर सकते हैं। केस 8 में अपन पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शंस। अपन कुछ ना साइमल्टेनियस रिएक्शन जैसे कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो केस 8 में अपन पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शंस। Reactions, right? Simultaneous reactions, we will read that when the reactant present in the reaction mixture, when the reactant present in the reaction mixture, in reaction mixture, a reaction mixture is used simultaneously in more than one reaction. Simultaneously in more than one reaction. More than
वन रिएक्शन। अगर साइमल्टेनियसली मोर देन वन रिएक्शन में यूज होगा तो हम उन्हें साइमल्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास गिवन है A plus B gives you C. This is an equilibrium state. एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। And A plus D also gives equilibrium of E. मतलब A यहां भी यूज होगा, A यहां भी यूज होगा। ली चटरलेस प्रिंसिपल, कोई पूछ रहा है अपन से ली चटरलेस प्रिंसिपल हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। बताऊंगा ना ली चटरलेस प्रिंसिपल क्या होता है। तो अब ना अपन इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि सर आप इसको ना ऐसे बता रहे हैं कि भाई एक बार मैंने ए को रिएक्ट किया किसके साथ, बी के साथ, तो सी बनाया, और एक बार ए को मैंने डी के साथ रिएक्ट करवाया तो ई बनाया। मतलब ए साइमल्टेनियसली इधर भी यूज हो रहा है, ए साइमल्टेनियसली इधर भी यूज हो रहा है। आप मुझे मोल्स दे दो। सपोज करते हैं अपन ए के 3 मोल्स है, तो अपन ने कहा भाई ए के 3 मोल्स, मैं थोड़ा इधर दूर लिख लेता हूं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। इसको 2 ही कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपन क्या करेंगे, इसके 3 मोल्स हैं, इसके 1 मोल है और इसके 2 मोल्स है, ऐसे कर लेते हैं। अपन कहेंगे अच्छा आपने ये कहा कि इसके 3 मोल यूज किया, आपने इसका 1 मोल यूज किया और इसका 2 मोल्स यूज किया। ये मोल्स अपन को गिवन है इनिशियली। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसका x मोल्स बनेगा, इनिशियली तो ये 0 था, तो इसका 1 माइनस एक्स बचेगा और इसका 3 माइनस एक्स बचेगा। मतलब अगर इसका x मोल बना तो ये माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है, और ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अपन कहेंगे यहां वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस इक्विलिब्रियम? तो अपन कहेंगे ये इक्विलिब्रियम भी होगा। अगर इसका इनिशियली तो 0 होगा, अगर इसका 2y बना तो इसका y मोल यूज हुआ होगा, और इसका भी y मोल यूज होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई ए x मोल इधर यूज हो रहा है और y मोल इधर यूज हो रहा है, तो बचेगा कितना? ये ए के मोल्स इन द वेसल रिएक्शन वेसल। भाई ए एक्स मोल इधर यूज हो गया और y मोल्स इधर यूज हो गया, तो बचेगा कितना? ए 3 माइनस एक्स माइनस वाई। बी तो 1 मोल था पहले, एक्स मोल रिएक्ट करेगा, इसका जितना मोल रिएक्ट करेगा उतना ही इसका करेगा, उसका उतना ही ये बनेगा। तो अगर ये एक्स मोल बन रहा है तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई कंप्लीटली कंज्यूम होता नहीं। तो अपन कहेंगे अगर ये एक्स मोल यूज हो रहा है इधर, तो एक्स मोल इधर यूज होता है, वाई मोल इधर यूज होता है, तो बचेगा कितना वेसल में? 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ए को लिखो 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो अपन कहेंगे 3 में इधर वाई मोल, तो इधर 3 माइनस एक्स माइनस वाई, इधर भी लिखूंगा 3 माइनस एक्स माइनस वाई। वाइट इज सो। भाई एक ही वेसल में किसी एक ही रिएक्टेंट के अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। एक ही कंपाउंड के एक ही वेसल में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकते। आपने ए मोल्स 3 मोल्स लिया था, एक्स इधर यूज हो गया, वाई इधर यूज हो गया, तो बचा कितना वेसल में? 3 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लो आपकी, भाई जब ये 2y बनेगा तो ये y यूज हो जाएगा, तो ये 3 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। लिखा अपन, इनको अपन ने अलग अलग इक्विलिब्रियम में लिख लिया इधर। दैट इज साइमल्टेनियस रिएक्शन। चलो अच्छा ऐसे करते हैं। अपन कहेंगे मेरे पास ना एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, आपको ये लिखना आना चाहिए। अगर ये लिखना आ गया फिर मेरा काम हो गया, फिर मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना, फिर तो जो पहले अपन ने पढ़ा उसी कंसेप्ट पे आ जाएंगे अपन। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ए ना एक बार डाइमराइज हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, और एक बार ए ना बी के साथ रिएक्ट करके AB2 बना लेता है ऐसे। ये भी इक्विलिब्रियम है। तो अपन कहेंगे ठीक है, मैंने ए के 2 मोल्स लिए हैं और बी के 1 मोल लिए हैं इनिशियली, तो अपन कहेंगे हो गया क्वेश्चन। फिर क्या, आपने जो अलग अलग मुझे दिख रहा है रिएक्टेंट साइड, उनको बता दो कितने कितने मोल्स लिए। तो अपन कहेंगे इधर इसका मोलर कोफिशिएंट 2 होगा है,
अपन ने ऐसे लिखा, तो पहले अपन ऐसे करेंगे, A कन्वर्ट्स इनटू A2, अपन को पता है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, अगर जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे इसके आधे मोल्स बनेंगे, आपने इसके 2 मोल्स ले रखे हैं ना, तो अगर इसका x बनेगा तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, और अगर इसका x/2 बनेगा तो इसका x रिएक्ट करेगा। दोनों में से किसी से भी लिखो ना, क्वेश्चन में अपन को कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं आपको डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रूव करके दिखा चुका हूं कि आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अपन को दोनों में से किसी में भी डाउट नहीं है। इसको x लिखो और इसको -2x लिखो, दोनों से सॉल्व करो क्वेश्चन, आंसर एक ही आता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक बार ये डाइमराइज हो रहा है तो अपन इसको लिख लेते हैं x, तो इसको लिख लेंगे 2 - x, ये लो भाई 2 - 2x हो जाएगा। क्यों, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उसके आधे मोल्स इसके बन जाएंगे, बना दिया अपन। तो अभी अब रिएक्शन इधर भी करना है का, तो ये अपन कहेंगे 2 - 2x, तो इधर कितना रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे अगर ये y बनेगा तो ये -2y होगा, क्योंकि इसका मोलर कोफिशिएंट है, इधर मोलर कोफिशिएंट 1 है तो ये y होगा, तो a के मोल्स कितने हो जाएंगे वजल में 2 - 2x, और y मोल्स इधर रिएक्ट कर रहा है तो -y भी लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं दोनों के मोल्स, ये 2 - 2x - y है, 2 - 2x - y, ये आपको गिवन है। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है, मुझे ये लिखना आ गया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, राइट। तो इसमें अपन ऐसे लिख लेते हैं, इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, है ना, मेरे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, ठीक है, एंड A plus 2B will give you in equilibrium with thrice of C। इसके मोल्स मुझे 2 मोल्स गिवन है और इसका 1 मोल गिवन है इनिशियली, इसका केसी मुझे गिवन है, सपोज करते हैं 4, और इसका केसी मुझे गिवन, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोल्स ऑफ B at equilibrium is moles of B at equilibrium is, सपोज करते हैं पर 0.2, राइट, moles of B at equilibrium is 0.2, and ऐसे कर देता हूं मैं, moles of B at equilibrium is 0.1 और is twice of moles of 3 moles of C, whereas moles of B at equilibrium is उसका 0.1 है, आप कैलकुलेट कर लो। तो अपन कहेंगे ये तो बड़ा इजी होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना, तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, केसी बताइए। हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे,
माइनस एक्स, ये एक्स अपन को गिवन है 0.1, 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 3y होगा और ये माइनस 2y होगा। मैंने काफी इजी दिया, मतलब उसमें बहुत सारा पार्ट तो मैंने खुद ही दे दिया। x मुझे पता है, 2 माइनस एक्स मुझे पता चल गया, ये a कितना है, a कितना है तो 2 माइनस एक्स मुझे पता है, y पता चल गया, y पता चल गया तो बचा क्या कैलकुलेशन के लिए, सब तो हो गया। भाई आपने मुझे दे रखा है concentration of B at equilibrium is x is equal to 0.1, therefore 2 minus x will be equal to 1.9, है ना। 2 माइनस एक्स ना इज इक्वल टू कितना होगा, 1.9 आ गया अपने पास। तो 2 माइनस एक्स 1.9 है, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1.9, तो अपने पास आया ये 1.9 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, ये तो अपन को वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अपन को एक और पार्ट गिवन है, रुको, एक और पार्ट गिवन है अपन को, ये अपन को पता चल गया। एक इक्वेशन है 2 माइनस एक्स का वैल्यू अपन को गिवन ना, बट आपने एक बात दे रखा है x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपने, मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ C, सो 0.1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ C कितना है अपने पास 3y, x 0.1 गिवन था ना अपन को, तो अपन लिखेंगे 0.1 बाय 2 इज इक्वल टू 3y, तो y विल बी इक्वल टू 0.1 बाय 6। लो भाई x आ गया, y आ गया, Kc2 लिख लो। Kc2 क्या होगा Kc2 विल बी, अपने पास y का वैल्यू भी आ गया, तो Kc2 विल बी इक्वल टू 3y का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये है अपने पास 2 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये क्या आएगा अपने पास, दैट इज 1 माइनस बाय 2y का स्क्वायर। ये लो भाई आ गया अपने पास आंसर, ओके ना। फर्स्ट रिएक्शन में 2 माइनस एक्स माइनस वाई क्यों लिया, अच्छा इसको भी तो लेना पड़ेगा, माइनस वाई लूंगा ना, 2 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस 1.9, नहीं फिर अपन इसको ऐसे नहीं लेंगे, अपने पास वैसे ही गिवन है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को, बिल्कुल लेंगे, ये दोनों सेम होंगे ना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हो सकता है, क्योंकि उसमें सारा ही कुछ तो दे रखा था, इसलिए मुझे लगा कुछ ज्यादा नहीं कैलकुलेशन के लिए दिया मैंने। बी का कॉन्सेंट्रेशन, रुको 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 रुको, ये सी ले लो, हाँ नहीं इसको डी कर दो आप, डी, इसको डी कर दो, ओ मैंने बी वहां पर गड़बड़ हुआ उससे, मुझे लगा ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि बी अगर कंज्यूम भी होगा तो प्रॉब्लम होगा फिर अपन को, उस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने किया नहीं कि जो बनेगा वो कंज्यूम भी होगा। एक और क्वेश्चन करवा दें, थोड़ा अच्छा ही करवा देते हैं, फिर दूसरा एक मैं खुद ही कर दूंगा, एक और थोड़ा अच्छा करवा देंगे। अच्छा देख, मैं ना एबीसीडी में थोड़ा डाटा ज्यादा लेता हूँ, आपको एग्जैक्ट डाटा दूंगा लेकिन गड़बड़ नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना, मतलब एकदम बिल्कुल इजी वे में देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दूंगा लेकिन गड़बड़ नहीं करना कुछ भी, कंसेप्ट आपके पास है। चलो लिखते हैं, तो फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम इन अ वेसल, फॉर गिवन इक्विलिब्रियम इन अ वेसल ऑफ 2 लीटर्स, अब मैं आराम से लिखूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करके दूंगा, जिसमें अपन को ऐसा ना करना पड़े ना, वो बी एक जैसा हो गया था तो तुम लोग टेंशन में आ गए होगे, मैं खुद भी मतलब सोच रहा था कि यार गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। चलो अच्छा मुझे ऐसे गिवन है, A is in equilibrium with twice of B plus C, ये गिवन है मेरे लिए, इनिशियली मुझे इसका 2 मोल्स गिवन है, ठीक है, और D जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और उससे भी B प्लस 3E बन रहा है, और मुझे D के 3 मोल्स गिवन है, A जो है वो भी इक्विलिब्रियम बना रहा है 2E के साथ, थोड़ा सा वैसे ले लिया अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको अभी नहीं लेता हूं मैं, ठीक है ना।
अब अपन को मिले दोनों के इनिशियल मोल्स गिवन है, 20 में भी बन रहा है 20 में भी बन रहा है, तो फिर साइमल्टेनियस बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपन को ए लेना चाहिए, ए ऐसे बन रहा है, 2 लीटर वेसल है, ठीक है। तो अगर ये x बनेगा तो ये 2x बनेगा, ये -x बनेगा। यहां भी a अगर यूज होगा तो 2 - x - y होगा, तो ये y बनेगा, ये 3y बनेगा, ये भी -y बनेगा। These are the reactions। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें भी B बन रहा है, इसमें भी B बन रहा है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना होगा, ये हो जाएगा भाई B का टोटल कंसंट्रेशन। क्योंकि जैसे अपन एक ही वेसल में किसी एक का रिएक्टेंट का या किसी भी सब्सटेंस के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते, इसलिए B के भी नहीं बना सकते भाई। यहां से B 2x बन रहा था, यहां से y बन रहा था, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आप क्या ले लो, x y। अब मुझे गिवन है इसका केसी, मुझे गिवन है, ये अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, आप जो मर्जी चाहे पूछो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अपन ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन given that concentration of that is so I will write that the concentration of C at equilibrium is 0.1 and the concentration of right E is twice of concentration of C, ठीक है। तो आंसर में आप लिख सकते हो concentration of C is equal to H is equal to 0.1, एक इक्वेशन है अपने पास। दूसरा अपन को गिवन है concentration of E is twice of concentration of क्या गिवन है अपन को C, तो अपन उसको लिख लेते हैं भाई, अब फिर केसी बता देते हैं, दोनों रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो अपन लिखेंगे दैट विल बी, तो concentration of E will be equal to, that is E is nothing but the 3y will be equal to twice of concentration of C is 0.1, so y will be equal to 0.2/3, ये आ गया अपने पास। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये इक्वेशन 2 है, मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, Kc1 कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। Kc1 will be equal to राइट ना, अपन Kc1 की बात करेंगे तो Kc1 will be equal to concentration of C B 2x plus y डिवाइड बाय v to the power of 2 डिवाइड बाय क्या करें अपन 2 minus x minus y डिवाइड बाय v to the power of 1, ये Kc1 है आपका। अब इसमें वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है ना, आपने 2 लीटर्स ले तो रखा है, तो आपको वॉल्यूम भी लिया ना अपन ने, वॉल्यूम 2 लीटर्स ये लिखा था ना, तो अपन वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे ना। इधर क्यों जरूरत है कंसीडर करने की, इधर कोई जरूरत नहीं होगी, अपन तो केसी में कंसीडर करते हैं ना, मोल्स पर लीटर जहां लिखना है अपन को, ये तो मोल्स है जो आपने कैलकुलेट किया, ये तो मोल्स है, तो कंसीडर करेंगे अपन बिल्कुल। Kc2 is equal to 3y डिवाइड बाय v to the power of 3 into 2x plus y डिवाइड बाय v, और डिवाइड बाय लिखेंगे अपन 2 minus x minus y डिवाइड बाय v, ये है अपने पास, ये लो आप कैसे कैलकुलेट कर लो। अपन को तो 0.1 मोल्स गिवन था ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी इस 0.1 मोल्स गिवन था, मैं बोल रहा था 0.1 मोल्स, तो वो पर लीटर था, मोल्स गिवन था। ये वॉल्यूम तो कंसीडर करना पड़ेगा ना अपन को, तो मोल्स ऑफ सी राइट, मैं उसको बोल रहा था 0.1 मोल्स, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम में 0.1 नहीं लिखा, मैंने मोलारिटी नहीं बोला, मैंने मोलारिटी होता तो फिर v का कोई रोल नहीं होता, आपने लिखा 0.1 मोल्स, तो मोलारिटी का रोल होता।
ये कहाँ भी नहीं तो नहीं। तो ये अपन ने मोल्स लिखा 0.1 मोल्स, अगर मोलारिटी लिखता तो फिर तो 2 का रोल ही नहीं रहता, तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन में चलता था। अब अपन दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब वी कैन राइट दैट, ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा बन रहे रिएक्टेंट तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को अपन ऐड भी करेंगे। ठीक है, तो अपन को मोल्स गिवन है तो मोलारिटी चाहिए था अपन को, है तो 0.1 x/2 लिखेंगे ना अपन। मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो डिवाइड बाय 2 किया अपन ने मोलारिटी तो कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ही था। चलो देखते हैं, अब अपने पास मान लो गिवन है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इसी को लिखते हैं अपन, A is in equilibrium with twice of B plus C, the concentration is 2 moles अपन को लिखना है। ये कॉन्सेंट्रेशन बोलता हूं लेकिन वो मोल्स बोलता भी हूं मैं, 2 मोल्स। एक बार मैं इसको वापस ले लेते हैं अपन ऐसे कि भाई D के मोल्स ले लेंगे, 3 इक्वेशन कर लेते हैं अपन। D is in equilibrium with B plus 3E, ऐसे बना लेते हैं। And A is the in equilibrium with twice of E is in equilibrium with, अपन लिखते हैं that is C plus 2 है। मैं इसको हटा दूं, किसी को डाउट ना हो तो। अब मुझे गिवन है तो फिर थोड़ा सा स्पेस यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम सॉल्व डिस्कस करेंगे। तो 3 इक्वेशन लिए अपन ने, तो मैंने इसमें वॉल्यूम यूज नहीं करने वाला। मैं इनिशियली अपने पास A और D प्रेजेंट है इन द मोलर रेशियो 2:3, ये अपने पास प्रेजेंट है इनिशियल, राइट ना, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स। तो अपन को गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, E and F are that is at equilibrium है, at equilibrium are 0.8, 0.9 and 0.6 respectively. Find Kc for reaction 2. For reaction 2 ये अपने पास 1, 2, 3 रिएक्शन, ठीक है ना। और अज्यूम करना है कि सारे के सारे होमोजेनियसली मिक्स हो रहे हैं, अज्यूम ऑल मिक्स्ड होमोजेनियसली, मतलब आप कुछ और ना सोचो, इसलिए मैंने होमोजेनियसली लिया। और वॉल्यूम मेंशन नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम मुझे 1 लीटर लेना। आप बोलो तो इसमें भी वॉल्यूम लिख देता हूं 2 लीटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These are moles respectively, है ये moles है। And in a vessel of 2 liters, चलो वॉल्यूम भी ले लिया मैंने 2 लीटर। अब पहले अपन एक बार इनके इक्वेशन बना लें एक्स वाई जेड में, क्योंकि अब मुझे 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं ना इक्वेशन बना देता हूं आपको। नहीं, केसी किसी का गिवन नहीं है, मुझे आपको कैलकुलेट करना है केसी सेकंड रिएक्शन का, इसका। तो मैं एक बार मतलब चाहता था कि अपन ठीक है एक्स वाई जेड तुम ट्राई करके देख लो,
मैं तो चाहता हूं कि आप करो, तो मैं फिर दूसरा एक केपी वाला क्वेश्चन भी ले लूं, कैलकुलेट करो। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। मैंने वॉल्यूम भी 2 लीटर दे रखा है, ध्यान रखना। Assume homogeneously mixed. हेलो, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा है, बट चेक करते हैं। मुझे मतलब आंसर का थोड़ा आइडिया चेक कर लेता हूं मैं एक बार ना। मैं पहले वेरिएबल्स लिख लेता हूं। A is an equilibrium with 2B plus C है, ये इक्वेशन लिखूंगा D, और जैसे मैं लिखूंगा आप बिल्कुल वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप भी सीखो, ठीक है ना। अपन ना एक दो लाइन कॉपी में छोड़ के ना हमेशा ऐसे लिखा करेंगे 3E, और फिर अपन लिखेंगे A plus 2E is an equilibrium with C plus 2F। अब देखो, एक बात को ध्यान रखो, जैसे अपने पास 2 और 3 गिवन है, तो एक रिएक्शन में लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि आंसर अपना, हाँ चलो अपन एक बार देखते हैं फिर उसके बाद चेक करेंगे, राइट ना। क्योंकि आंसर 20.25 तो मुश्किल है,
बट हाँ डेसिमल वगैरह में आ सकता है, ठीक है ना, हाँ चलेगा मुझे लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, अगर कोई गलती की होगी तो तुम लोग देखो इसको, है एक बार देख लो, आपका आंसर सही होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई इन लोगों का आंसर सही आया। अगर भी ये x बनेगा तो ये 2x बनेगा, तो ये -x होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन देख लेंगे आंसर्स। पहले एक बार ये देख लो, फिर तुम्हारा जो भी, मैं फिर आपको टाइम दे दूंगा 2 मिनट या 3 मिनट जो भी है। पहले एक बार देख लो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि तुम लोग आगे जो मैं बताऊंगा उसमें गड़बड़ नहीं करोगे। अगर ये 3y बनेगा तो ये y बनेगा, तो ये -y बनेगा। अब तक मेरे पास b दोनों में कॉमन था, तो b इधर 2x है इधर y है, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा +y और इधर लिखना पड़ेगा +2x। अभी दोनों रिएक्शन में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर दोनों रिएक्शन से सॉल्व करना होता मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, लेकिन थर्ड रिएक्शन भी है। अभी थर्ड रिएक्शन करने के लिए मेरे पास a जो है ना वो 2 - x है, क्योंकि x वहां यूज हुआ था, और e मेरे पास 3y है वेसल में। तो अगर ये 2z बनेगा तो ये z बनेगा, तो ये -2z होगा, तो ये -2z होगा। मतलब a जो वेसल में बचेगा वो 2 - x -2z बचेगा, और जो e वेसल में होगा 3y तो बन गया था लेकिन 2z यूज भी हो गया है, तो वेसल में जो बचेगा वो 2z बचेगा। c जो है वो x + z होगा, क्योंकि x यहां बन गया था और z यहां बना, तो वेसल के अंदर c जो है वो x + z होगा। f सिर्फ यहां बना था, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि बाकी सब कॉमन मैंने चेक कर लिया। मुझे क्वेश्चन में गिवन था यहां पर c मतलब x + z = मुझे c गिवन है 0.8, x + z। e मुझे गिवन था 0.9, मतलब 3y - 2z = 0.9 गिवन है मुझे। हाँ तो मैंने a को z में यूज किया ना, a विल बी इक्वल टू माइनस, अच्छा a का सिर्फ z आएगा, मोलर कोफिशिएंट इज 1, हम 2z क्यों लिखेंगे, मोलर कोफिशिएंट इज 1। तो a के लिए मोलर कोफिशिएंट जो होगा, क्योंकि इसका मोलर कोफिशिएंट z था, तो मैंने इसको 2z लिखा, ये z बनेगा। मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस कर सकता हूँ, a का सिर्फ z होगा, बिल्कुल सबको समझ में आ गया लिखना। किसी को भी डाउट होगा तो मैं वापस लिख सकता हूँ, डू इट अगेन, कोई बात नहीं, अपन फिर से कर लेते हैं, क्योंकि एक बार समझ में आ गया फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने फिर से इसको वैसे कर लिया, ये बना दिया अपन को। इसका 2 मोल्स गिवन था, इसका 3 मोल्स गिवन था इनिशियली, ये 2 था, ये 3 मोल्स गिवन। तो देखो अगर इसका x मोल बनेगा तो इसका 2x बनेगा, तो इसका -x होगा, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को नहीं। अब इस रिएक्शन में पहले तो अपन लिख लेते हैं भाई, ये 3 था तो ये y होगा, 3y होगा तो ये y होगा, तो ये -y होगा, क्योंकि d बिल्कुल अलग था ना, यहाँ था ही नहीं, तो अपन ने इसका रिएक्शन अलग लिखा। लेकिन b दोनों में बन रहा है, तो ऐड कर लो भाई, टोटल वेसल में कितना बनेगा b, 2x यहां से बना और y यहां से बना, तो 2x + y ही बनेगा इन दोनों रिएक्शन से b। इन दोनों रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस्ड है, मतलब मोल्स के टर्म में ये सब। लेकिन अब हो क्या रहा है, इसमें 3y बन तो रहा है लेकिन यूज भी होगा, तो अपन को 3y इनिशियली ले लेना चाहिए भाई, रिएक्शन में बनेगा भी और यूज भी हो गया, मतलब ये दोनों तो सीक्वेंशियल भी ले लिया आपने। और a 2 - x इधर यूज, x इधर यूज हो गया 2 में से, तो बचा कितना 2 - x। अभी 2 - x में 2 था, x इधर हो गया, तो इधर भी होगा कुछ मोलर कोफिशिएंट से y मोल्स।
तो अगर ये y तो अपने यहां ले चुके, z यहां लेते हैं, अगर ये 2z बना तो इसके लिए z बनेगा, इसके लिए माइनस इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है तो 2z यूज होगा, और इसके लिए सिर्फ z यूज होगा क्योंकि इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है। ये बन गया मेरे पास। अब अपन क्या करेंगे भाई, ये रिएक्शन में भी आपने वेरिएबल्स देख लिया, अब आप जरा बैलेंस कर लो वेरिएबल्स को। 3y बना था, 2z यूज हो गया, तो बचा कितना वेसल के अंदर, तो जहां भी E लिखा हुआ है वहां उसका मोल्स चेंज कर लो भाई, जो बचा है आपके पास वेसल में। ए x यहां यूज हुआ था, z यहां यूज हुआ, तो जो वेसल में बच गया वो ये होगा। C यहां भी बना, C यहां भी बना, तो अपन इसको x प्लस जेड कर लो, इसको भी x प्लस जेड कर लो। F सिर्फ यहां बना था, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, E बन भी रहा था और यूज भी हो रहा था, इसलिए बना भी, तो 3y बनना था, 2z यूज हो गया तो बना लिया अपन ने। D का कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कुछ नहीं करना है अपन को। B दोनों जगह बन रहा था बस, तो अपन ने ऐड करके रखा हुआ। C यहां भी बन रहा था, थर्ड में बन रहा था, तो अपन ने वो भी चेक कर लिया। अब हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि देखो भाई C जो है वो 0.8 है, तो मतलब x प्लस वाई इज 0.8। E जो है वो 0.9 है, मतलब E जो है 3y माइनस 2z इज 0.9, और F अपन को गिवन था 0.6, मतलब F इसमें कितना है, 2z इज इक्वल टू 0.6। ये लो भाई x y z तो आ गया, अपन को z कितना आया, ये तीन इक्वेशन हो गए अपने पास, 1 2 और ये 3। सो x z इक्वल टू आ गया अपने पास, तो y इक्वल टू ले लेते हैं इससे, ये 0.6 होगा तो y इक्वल टू 0.1 आ गया, तो x ले लेते हैं, z इक्वल टू 0.3 है, तो x का वैल्यू 0.5 आ गया। अब बताओ क्या करना है, मेरे पास x y z सब है, केसी लिखना मुझे आता है, जो मर्जी चाहे पूछ लो। अब केसी था, चाहिए था सेकंड रिएक्शन का, तो केसी अपन लिख लेते। अब इस रिएक्शन इसको हटा देते हैं क्योंकि अपन को ये अपन ने लिख लिया था, है ना, केसी चाहिए अपन को। चलो भाई केसी की बात करते हैं। तो केसी ऑफ द सेकंड रिएक्शन जो ये है, ये होगा अपने पास e टू द पावर ऑफ 3 इंटू बी टू बी, और डिवाइड बाय करना है अपन को क्या, 3y डी, ये लेना है अपन को। तो e टू द पावर, e का कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन ही था अपन को, तो अपन लिख लेते हैं भाई 0.9 का क्यूब, 0.9 का अपन क्यूब ले लेंगे। पॉइंट 5 में क्या आना चाहिए, 0.5 में क्या आना चाहिए चेक करने के लिए, y को चेक करना है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, देख लेते हैं अपन। भाई z अपने पास है, तो y में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक बार देख लेते हैं अपन, उधर से कैलकुलेट करते हैं। 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0.9, और z मैंने ट्वाइस ऑफ 0.3 मतलब 0.6, तो 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 0.6, 2z इज 0.6 ना, इज इक्वल टू 0.9,
तो y विल बी इक्वल टू, प्लस करना है मैंने माइनस कर दिया, ये 0.5 आएगा, y इक्वल टू 0.5, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यार मुझसे मिस हो गया, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। y इज इक्वल टू 0.5 आएगा, और y अगर 0.5 आएगा तो z इज इक्वल टू में चेंज आएगा कुछ नहीं, z में कोई चेंज नहीं आएगा, y 0.5 आएगा। थैंक यू बताने के लिए, वरना अपना आंसर गलत आता और फिर मुझे लगता पता नहीं क्या कर डाला। थैंक यू फॉर दैट। चलो 0.9 कर लेते हैं अपन। अब अपने पास ये 0.9 गिवन था, ठीक है। अब अपने पास b क्या था, b अपने पास था 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई अपन को डायरेक्टली नहीं गिवन था, अपन को कैलकुलेट करना पड़ता। 2x कितना होगा, x अपने पास है 0.5, सो दिस विल बी 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और y अपने पास गिवन है 0.5 1.5, सो मल्टीप्लाई बाय 1.5, यहाँ अपन गलत हो जाता है। डिवाइड बाय अपन को क्या करना पड़ता, अपन को लिखना पड़ता d कहां पर है 3 माइनस y कितना 0.5, तो 3 माइनस 0.5 विल बी, y का वैल्यू 0.5 है ना, सो 2.5। अभी वॉल्यूम बच गया बस, क्योंकि अपन ने वॉल्यूम कितना ले रखा है 2 लीटर्स। हाँ वॉल्यूम दिया ना, अपन करेंगे ना वॉल्यूम को, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर v/3 v/4, एक v कैंसिल होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/v⁻³ करना पड़ेगा। तो क्यूब ले लेते हैं, तो Kc2 विल बी इक्वल टू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 कर लेते हैं। 2 का क्यूब करते हैं तो 1/8 कर लेता हूँ, 8 ही लिख देता हूँ। ये ले भाई, आ गया अपने पास। तो ये तो 3/5 कर देते हैं, नहीं हाँ 3/5 होगा 40 हो जाएगा। और क्या करें फिर अपन, मतलब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 8 5 40 हो गया, तो डिवाइड बाय 40 कर देता हूँ। 3 9 जा 27, 2.7 इंटू 81 ना 0.81, सो 0.81 इंटू 2.7, 0.81 इंटू 2.7 कितना आएगा अपने पास, है ना। और फिर अपन को करना है क्या, डिवाइड बाय 40, ये तो बहुत ज्यादा कम आ जाएगा अपने पास। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.054। किसका आ रहा था, हाँ आंसर है अपने पास 0.054। वेरी गुड, 0.05 भी है, नहीं 0.005 इज नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट 0.05, यस इट शुड बी। अपने पास आंसर आए थे काफी सारे 0.054, मतलब तुम लोग समझ में आ गया अपन को, ठीक है। 0.05 भी लिखोगे तब भी सही है, कैन बी रॉन्ग ना, नहीं नहीं चलेगा। तो काफी आंसर्स है अपने पास, तो उसका मतलब हम लोग सॉल्व कर लिए थे, बढ़िया। अब ना ये तो केसी के टर्म में अपन ने, अब एक केपी के टर्म में अपन क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं अपन, है। और एबीसी के फॉर्म में लिया तो अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं दैट इज इन फॉर्म ऑफ केपी। तो आई विल रीड द क्वेश्चन, है ना, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन मैं ही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, अगेन इट कैन बी द एग्जांपल। NO2 and NO are mixed in the molar ratio of 2:3, 2:1। ये मुझे कहते हैं and reacts accordingly, वो reacts करेंगे and react as twice of NO2 is in equilibrium with the N2O4। ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका केपी मुझे गिवन है 6.8 पर एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो यूनिट वगैरह अपन को पता है कैसे बनाना है, वो कर लेंगे। NO2 also reacts with NO to attain equilibrium, all are in gaseous state, ये भी गैस है, ये भी गैस है, to form N2O3, ये भी गैस है। इसके लिए Kp2 होगा, ये Kp1 ले लेते हैं अपन, यही पूछने वाला हूं।
calculate KP2 if we are given like this है, calculate KP2, ठीक है, अपन को रिएक्शन में बोल रहा है वो कि आप रिएक्शन में KP2 को कैलकुलेट करो. So calculate KP2 if the pressure of N2O4 at equilibrium is 1.7 atmosphere and total pressure of vessel is 5.05 atmosphere. लो भाई ये गिवन है मुझे और अपन को KP2 कैलकुलेट करना है. ऑल आर इन गैसियस स्टेट. ठीक है, इट इज साइमल्टेनियस रिएक्शन. ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल भी कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल भी कांस्टेंट होगा. क्या करेंगे अब? इसमें अपन को ना प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. प्रेशर के टर्म में अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो अपन क्या करेंगे, देखो जब केपी होगा तो एक बात ध्यान रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अगर इक्विलिब्रियम है तो. वॉल्यूम ऑफ वेसल भी कांस्टेंट रहेगा, वो स्टील कंटेनर होगा जिसमें अपन रिएक्शन कर रहे हैं, या कोई पिस्टन लगा हुआ वेसल होगा. और इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, मतलब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन कांस्टेंट डी नो दैट. तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. मतलब ये हो गया, अगर मैंने इन दोनों को 2:1 के रेशियो में मिक्स किया है तो अपन ऐसे कर देते हैं, इसका प्रेशर ट्वाइस है और इसका प्रेशर P है इनिशियली. भाई आपको गिवन है 2:1 के मोलर रेशियो में, इन दोनों को आपने मिक्स किया 2:1 के मोलर रेशियो में, तो इसका प्रेशर ट्वाइस होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके मोल्स ट्वाइस है इसके कंपैरिजन में, तो उसका प्रेशर भी ट्वाइस होगा जो आपने मिक्स किया होगा. दे आर मिक्स्ड इन द वेसल एट अ मोलर रेशियो ऑफ 2:1. मतलब इनिशियली जो प्रेशर रहेंगे दोनों के वो 2P और P रहेगा. मतलब इसका प्रेशर 2P है तो उसका प्रेशर P रहेगा. अब अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रेशर, क्योंकि जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे वो प्रेशर के टर्म में अपन बता सकते हैं. भाई इसके मोल्स अगर X बनेंगे, ये गैसियस स्टेट है सारे के सारे, अगर इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर X होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर 2P - 2X होगा इस रिएक्शन में. लेकिन ये तो यहां भी यूज होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है यहां भी लिख लेते हैं भाई 2P - 2X. अगर इसका प्रेशर Y होगा तो इसका प्रेशर भी Y होगा, इसका प्रेशर -Y होगा और इसका प्रेशर -Y होगा. दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर. ये पार्शियल प्रेशर्स लिख लिया मैंने. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. X इधर प्रेशर कितना, इधर 2X मोल्स रिएक्ट करेंगे, इधर Y मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो बचेगा क्या 2P में से 2P - 2X - Y. मुझे X गिवन है 1.7 एटमॉस्फेयर, मुझे KP गिवन है 6.8 एटमॉस्फेयर. मुझे X गिवन है, मुझे KP गिवन है, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इन द रिएक्शन. तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं, KP1 will be equal to partial pressure of N2O4 divided by partial pressure of NO2 to the power of 2. ये मुझे गिवन है 6.8, ये मुझे गिवन है 1.7 और ये मुझे गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.7 डिवाइडेड बाय कितना, दैट विल बी 6.8. What I got is 1/4. 1/4 मतलब partial pressure of NO2 will be 1/2, that is 0.5 atmosphere. मुझे एक बात पता चल गया क्वेश्चन में कि 2P -
2x minus y is equal to 0.5. इसका पार्शियल प्रेशर पता चल गया मुझे। और मुझे ये गिवन है x is equal to 1.7। एक और बात गिवन है मुझे, पार्शियल प्रेशर इन अ वेसल टोटल प्रेशर कितना है, P टोटल, जितने गैसेस हैं सबका प्रेशर ऐड कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3, यही तो प्रेजेंट है वेसल में। वेसल में क्या क्या प्रेजेंट है, NO2, NO, N2O4 और N2O3, यही तो प्रेजेंट है। और इन सब का टोटल प्रेशर कितना गिवन है अपन को क्वेश्चन में, 5.05, वो लिखा आपने 5.05। तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 तो मुझे पता है कितना है, ये तो 0.5 अभी बताया था आपने। NO कितना गिवन है मुझे, P माइनस वाई। N2O4 कितना गिवन है मुझे, दिस इज N2O4 दैट इज X, और वो मुझे 1.7 गिवन है। और N2O3 दैट इज Y। क्या बचा अपने पास, 5.05 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2.2। Y तो कैंसिल हो गया, प्लस P, मतलब मेरे पास P आ गया 2.85। अगर मेरे पास P आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो भाई, 2x आपको पता है, P आपको पता है, Y कैलकुलेट कर लो। अगर y आ गया तो Kp2 आ गया, y इंटू P माइनस वाई डिवाइडेड बाई दिस, पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट कर लेंगे Kp। तो मेरे पास गिवन था फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2p minus 2x minus y is equal to 0.5, so 2 into 2.85 minus 2x, x is 1.7, so that is 3.4 minus y is equal to 0.5। मेरे पास y आ गया। Once I got the y, I got Kp of the reaction। y आ गया तो मैं Kp लिख लूंगा, Kp will be equal to what, that is equal to y divided by P minus y, so P minus y multiply by ये NO2 है, ये तो मुझे गिवन है, कितना गिवन था NO2, 0.5। ये लो y कैलकुलेट कर लो, you will get the answer। कोई डाउट है तो बोलो। There is simultaneous reaction। इतना केसेस काफी है अपने लिए। अब अपन बात करेंगे, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन पार्ट में लिख रहे थे अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सिचुएशन आपको बता दिए, जितना भी सिचुएशन हो सकता है। मतलब जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है, हमें कंसंट्रेशन टर्म रिवाइज करो, सब खत्म। अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन का, लेकिन पहले अपन खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो फर्स्ट टर्म पढ़ रहे थे अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब तो भूल भी गए पढ़ क्या रहे थे। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग का फर्स्ट वाला स्टेप था, फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, वो पढ़ रहे थे। तो एक पार्ट तो अपन ने कंसंट्रेशन टर्म जो ये डिस्कस किया ना, वो पढ़ लिया। टेम्परेचर टर्म में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के। एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स द रिएक्शन, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction
शिफ्ट फॉरवर्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन will shift forward on increasing the temperature. Endothermic reaction will shift forward on increasing the temperature. मतलब they will favor the reaction. Endothermic reaction shift forward on increasing the temperature. Exothermic reaction अगर है backward on increasing the temperature. By Ventoff equation. अपन ने Ventoff equation पढ़ा. Log of Kc2 divided by Kc1 delta H, that is the enthalpy of reaction 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. इसमें अपन ने डिस्कस भी किया, काफी कुछ डिस्कस किया. हमें सिर्फ इसका डेरिवेशन चाहिए, वो अपन कैलकुलेट करेंगे इसी चैप्टर में. ये टेम्परेचर इफेक्ट था, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, कंसंट्रेशन वाला पार्ट ही ज्यादा होता है बस. ये टेम्परेचर इफेक्ट था. नाउ वी कैन राइट द प्रेशर इफेक्ट. प्रेशर इफेक्ट, अब प्रेशर इफेक्ट की बात करते हैं. अब हाई प्रेशर फेवर्स, फेवर का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन. शिफ्ट फॉरवर्ड है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द फेवर. Reactions in which volume decreases. Low pressure favors those reaction in which volume increases. एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे पास ना N2 plus 3H2 will be in equilibrium with twice of NH3. ये 1 वॉल्यूम था, ये 3 वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम बन गया गैसेस. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो हाई प्रेशर इज फेवर्ड प्लस एनर्जी इज लिबरेटेड. तो अपन बता सकते हैं कि इसमें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए इस फेवर. इस रिएक्शन में ये फेवरेबल कंडीशंस है. भाई अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, कंबाइन होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना. और फॉर्मेशन है, अगर डिकम्पोजिशन होता तो टेम्परेचर बढ़ाओ. किसी को डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होता है, फॉर्मेशन के लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना होता है, टेम्परेचर कम रखना होगा. और वैसे भी आपने यहाँ तो ये तो लिख ही दिया था कि एनर्जी लिबरेट हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे फेवर्ड होता है. मान लो मेरे पास ऐसे क्या है, नहीं टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी चेंज होगा, प्रेशर से चेंज नहीं होगा. टेम्परेचर चेंज करोगे बिकॉज केपी और केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन कहेंगे ये चेंज नहीं होगा ना फिर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो डेल्टा एच भी चेंज होगा ना. सिर्फ प्रेशर को चेंज करने से केपी केसी चेंज नहीं होते. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है दूसरा PCl5 है, इक्विलिब्रियम में PCl3 है प्लस Cl2 है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, टोटल हो गया 2 वॉल्यूम्स. तो 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, मतलब मुझे इनको ब्रेक करना है. तो भाई प्रेशर मत बढ़ाना,
अब प्रेशर मत बढ़ाना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कहेंगे भाई ये डिकम्पोजिशन है तो बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन प्रेशर के टर्म में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन इन विच वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब लो प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर डिकम्पोजिशन है तो हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। अगर मेरे पास ऐसे कि N2 plus O2 is an equivalent with twice of NO, तो अपन कहेंगे इसमें तो वन वॉल्यूम और ये टू वॉल्यूम, तो इसमें तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। तो फिर तो अपन कहेंगे भाई इस केस में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और प्रेशर। बट अगर टेम्परेचर वगैरह में कुछ है तो आप बता दो, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव होता है, एंड हाई टेम्परेचर सिंस delta H is greater than 0 for the reaction, for reaction, इसलिए अपन ने हाई टेम्परेचर लिखा, बट प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें लो प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें हाई प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर इस रिएक्शन के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, और डेल्टा एन जी जीरो है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन डेल्टा एन जी से भी बता सकते हैं। इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, भाई डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो उसका मतलब यही हुआ ना कि नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम कम हो रहा होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा क्योंकि मोल्स बढ़ रहे होंगे, और डेल्टा एन जी जीरो होने का मतलब है मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अपन डेल्टा एन जी से भी बता सकते। इधर अपन कहेंगे डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी इधर लेस देन जीरो है, इधर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, और इधर डेल्टा एन जी जीरो है, इधर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, तो अपन डेल्टा एन जी से भी बता सकते। अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये सारे कंडीशन अपन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखे हैं। बैकवर्ड लाना है तो हाँ तो ठीक है ना, चेंज कर दो, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिखो, दैट इज चेंज इन प्रेशर। और डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और अगर रिएक्शन ये गिवन होगा अपन को, इसके लिए अपन को गिवन होगा डेल्टा एच इज पॉजिटिव, बता देंगे हाई टेम्परेचर लिखा तो है अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप ये लिख दो, हम बता देंगे इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा। भाई आप लो टेम्परेचर लिख रहे हैं मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा होगा, लिखा तो है अपने टेम्परेचर। ठीक है, अब अपन एक थर्ड पॉइंट लिखा अपन ने, जैसे ऐसे ही अपन फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 4, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब वो गैस किसी से रिएक्ट नहीं करने वाला, लेकिन
वॉल्यूम तो ऑक्युपाइड करेगा ना कुछ। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्वेश्चन भी काफी पूछता है। तो पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं पहले। भाई इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ा छोटा सा पार्ट होता है। अगर किसी रिएक्शन में इफ इन अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन मुझे गिवन है ए पार्ट, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस टाइप के रिएक्शन में आप इनर्ट गैस ऐड करो वेसल में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिएक्शन में, रिएक्शन वैसी रहेगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। मतलब क्वेश्चन में मेंशन्ड है डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मेंशन्ड है क्वेश्चन में कांस्टेंट वाले में, तो अपन कहेंगे नो इफेक्ट। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए तो कांस्टेंट वाले, बता दूंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर addition of inert gas will move in the direction, addition of inert gas will move the reaction or shift the reaction, will shift the reaction, a reaction in the direction where volume increases, where volume increases, where volume increases, ये हो जाएगा। तो इसको तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लूंगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, और अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा, तो वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है। ठीक है, राइट लाइक दिस। वो सिर्फ ब्रैकेट में जो लिखा वो थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए लिखा, बाकी अपन को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे इससे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वाले से। अब देख लेते हैं कि ऐसा होगा क्यों। सिर्फ चेंज होगा जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे, बाकी किसी केस में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द ओनली पार्ट वेयर इट चेंजेस, अदरवाइज नो चेंज। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो अपन कहेंगे कोई रिएक्शन अगर मेरे पास है, सपोज मैंने ऐसे लिखा H2 plus Cl2 is in equilibrium with twice of HCl, राइट। तो अपन क्या क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ऐसे, अपन कहेंगे भाई डेल्टा एन जी 0 है तो Kc विल बी इक्वल टू, अगर ये गैसियस टर्म भी है तो Kc विल बी इक्वल टू, विल से that is concentration of HCl to the power of 2, concentration of H2 into concentration of Cl2, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। आप ऐड भी करोगे तो कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो पार्शियल प्रेशर में फर्क पड़ सकता है, कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, किसी का कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज होगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से।
सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट पे हो। एक मिनट रुकना फिर है, एक सेकंड रुकना। वो तो कैंसिल हो गया ना, डिवाइड बाय वी वी डेल्टा एन जी जीरो, वॉल्यूम टर्म ही नहीं रहेगा, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है वो, तो प्रेशर को बढ़ाएगा। जब वॉल्यूम टर्म ही नहीं है तो वॉल्यूम कब में चेंज ही नहीं आ रहा, तो मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है भाई, अभी इधर तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था ना, इधर तो आपने ऐसे लिखा ना, डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पीसीएल 5 है मेरे पास, इक्विलिब्रियम में है, पीसीएल 3 है प्लस सीएल 2 है। अब तो लिखोगे आप केसी, और अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं तो इधर केपी की बात करूंगा। हाँ तो करो ना केपी की बात, ये लो इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, partial pressure of Cl2, partial pressure of H2, multiply by P total divide by total moles to the power of delta Mg. Delta Mg is equal to 0. लो भाई खत्म हो गया ये टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से टोटल प्रेशर चेंज होता, अब वो चेंज नहीं हो रहा, उसमें तो पावर जीरो है। केपी थोड़ी चेंज होता है, इसलिए ये थोड़ी रेशियो चेंज होता है, ये तो केसी जैसे है। डेल्टा एनजी जीरो होता है तो केपी लिखो या केसी लिखो, बात बराबर। इधर बात करता है, आप इसमें लिखोगे इसका concentration डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका concentration डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका concentration डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो व्हाट आई गॉट इज PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, और इन सब के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो 1 बाय V भी आएगा। अब आपने लिखा तो है इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर इनिशियली मुझे 5 लीटर गिवन था, अभी भी 5 लीटर गिवन है, तो एडिशन से इनर्ट गैस से किसी के कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो वो तो गैस है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं तो केपी की बात कर रहा हूं, चलो केपी की बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, P total divided by N total to the power of delta Ng, तो 1 है ना, अब तो है ना पार्शियल प्रेशर। तो अपन कहेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से टोटल प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। मतलब अगर 5 लीटर पहले था तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के बाद भी 5 लीटर होना चाहिए, तो फिर प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि फिर तो हम कहेंगे कि भाई इसमें भी चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हुआ है तो अपन कहेंगे कि भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों थोड़ी बढ़ेगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से। आप प्रेशर बोलो, हाँ तो लिखा ना आपने कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर तो बढ़ गया होगा, हाँ तो चेंज कर रहे हैं ना अपन, इसमें करेंगे, इसमें क्यों चेंज करेंगे? तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसमें चेंज कर लेंगे। At constant volume, no effect, because total pressure will increase, not the volume. Right? तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। So volume is directly proportional to number of moles. तो लिख देते हैं भाई ऐसे, अपन लिख लेते हैं और फिर चेक करते हैं ऐसे। अब कांस्टेंट प्रेशर पे अपन क्या करेंगे? Addition of inert gas at a constant pressure, the reaction will shift in the direction where the volume increases. ये नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं अपन। मैंने यहाँ पर V is directly proportional to N लिखा है, मतलब बार बार लोग बोल रहे हैं कि P is directly proportional to N, हाँ तो V तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, एवोगाड्रोस नंबर, ये लो, एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वो तो पहले ही लिखा था, वो तो पहले ही लिखा था, मैंने तो कंसेप्ट के लिए लिखा था।
तुमने कहा अगर कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने हटा दिया। तो मेरे कंसेप्ट हैं, इतने से ही सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं। इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब तो मैं इसमें एक न्यूमेरिकल ही डाल देता हूं और न्यूमेरिकली देखते हैं कि रिएक्शन कहां से है ना, रादर देन कोई कि भाई ऐसे थ्योरेटिकल बताने से अच्छा है, क्योंकि आप इसमें एक न्यूमेरिकल डालते हो। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिखा और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बता देता हूं कि भाई देखो, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि इनर्ट गैस मतलब कैसे है। अच्छा, इनर्ट गैस मतलब कौन सा गैस होगा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस भी पता रहना चाहिए। इनर्ट गैस लाइक N2 इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस इनर्ट गैस। N2 इज कंसिडर्ड एज द इनर्ट गैस, ईडियोमेट्री में मैंने आपको बताया था। लिखता हूं क्वेश्चन, एग्जांपल है, this shift the reaction in direction where volume increases। ये अपने लिखा हुआ है, चलो देखते हैं कैसे। इसी को लिखो, कैलकुलेट केसी, कैलकुलेट केपी लिख लेता हूं मैं, केपी फॉर द रिएक्शन। PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2। When its degree of dissociation is 20% at atmospheric condition है, at 1 atmosphere, मतलब atmospheric condition लिखूंगा तो भी 1 atmosphere हो जाएगा, at 1 atmosphere। कौन सा वाला एग्जांपल नहीं समझे? हाँ, तो इधर पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, सभी एक साथ हो जाएंगे। भाई PCl5 वाले में अगर मान लो आपको ऐसे गिवन होता, इसमें आपको ऐसे गिवन होता कि इस वेजल में 1 लीटर, अभी मैं इसमें बताता रहा हूं इसको, ये सारे पार्ट उसमें आ जाएंगे, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। इसलिए लास्ट वाले पार्ट को तो कम से कम न्यूमेरिकल लिखूंगा। ये लो, इस रिएक्शन का केपी कैलकुलेट करते हैं। इस रिएक्शन में आपको केपी कैलकुलेट करना है, तो केपी विल बी इक्वल टू, मैं PCl5 के लिए लिख लेता हूं वैसे तो, PCl5 है, इक्विलिब्रियम होगा तो PCl3 होगा प्लस Cl2 होगा, परसेंटेज है तो इनिशियल मोल्स 1 ले लेता हूं, 0 0, ये x होगा, ये x होगा, ये 1 माइनस x होगा। Kp of the reaction will be equal to x square upon 1 minus x, ये तो Kc हो गया, मल्टीप्लाई बाय हो गया, that is P total divided by 1 plus x, वो टोटल मोल्स हो गया टू द पावर ऑफ डेल्टा Mg। मुझे x गिवन है 0.2 है, गिवन x is equal to 0.2, तो 20% गिवन है ना डिसोसिएशन। सो 0.2 का स्क्वायर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 0.8 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय लिख लेता हूं 1.2, और डेल्टा Mg 1 है, सो 1/24 आ गया। ठीक है, 1/24 आ गया। अब क्या करना है, ये तो केसी आगे, केसी थोड़ी चेंज होता है किसी के एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से, किसी के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से केसी चेंज नहीं होता। नाउ inert gas N2 is added, तो now 1 mole of है, 1 मोल ऐड कर लेता हूं, 1 mole of inert gas N2 is added,
ठीक है, तो N2 के लिए देखते हैं। 1 मोल ऐड किया अपने, तो PCl5 प्लस N2 विल बी इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो ये तो आपने ऐड किया N2, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल था, ये 0 है, ये 0 है, इसके y मोल्स हो गए, इसके y मोल्स हो गए, ये 1 माइनस y हो गया। ये थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये तो नट है। तो ये इनिशियली था, ये एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मोल्स, इसका मोल्स, इसका मोल्स, सबके मोल्स को ऐड कर लो, तो 1 माइनस y प्लस 1 प्लस y प्लस y, सो 2 प्लस y आ गया। Kp ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Kc। Kc कितना होगा, y इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस y मल्टीप्लाई बाय P टोटल डिवाइड बाय क्या होता है, अपन को लिखना है दैट इज 1 नंबर ऑफ मोल्स टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा H। पे इनर्ट गैस के एडिशन से Kp थोड़ी चेंज होता है। Kp कितना गिवन है, 1/24 गिवन है ना, पर तो 1/20। ये y कितना है, वही तो कैलकुलेट करना है, उसी से तो बताऊंगा रिएक्शन। अगर इसका वैल्यू 20% से ज्यादा हो गया तो फॉरवर्ड गया था, कम हो गया तो मैं बैकवर्ड आया। सो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, और ये P टोटल कांस्टेंट प्रेशर लेना है आपने, कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना, एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तभी तो लिख रहे हैं। 1 एटमॉस्फेयर था जो आपने दिया था, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना, 2 प्लस y। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 1/24 हो चुकी है। क्यों नहीं ऐड करेंगे, टोटल मोल्स वेसल में जितने टोटल मोल्स होंगे सबको ऐड करना पड़ेगा। इनर्ट गैस हो तभी तो उसका इफेक्ट आएगा, नहीं तो क्यों आएगा भाई। जब आप टोटल मोल्स ऐड करोगे तो उसमें मोल्स में N2 के मोल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। इनिशियली क्यों ऐड करेंगे, इनिशियली तो बता देंगे वेसल में हमने 2 मोल्स ऐड किए। इनिशियली क्यों ऐड करेंगे, राइट। N2 Kp में क्यों आएगा भाई, वो कोई रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम थोड़ी अटेन कर रहा है, Kp फॉर्मूला में नहीं आ सकता इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो तभी तो मैंने कहा जब तक एक न्यूमेरिकल नहीं आएगा ना फिर को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। वो कह रहा है इनिशियली 1 माइनस एक्स क्यों, कहाँ है भाई 1 माइनस एक्स, इनिशियली इनिशियली ये 1 था इनिशियल, ये है फाइनल एट इक्विलिब्रियम। पता नहीं क्या देख रहा होगा। N2 के मोल्स टू बी एडेड इन Kp, नो। ठीक है ना, चलो आ गया अपने पास। अब बस इसको बाइंड अप करता हूं क्या है। इसमें मुझे y का वैल्यू आया 0.26, मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 2 जो अपने पास आएगा वो 26% आया। विदाउट इनर्ट गैस कितना था, 20%, और आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कितना आया, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कितना आया, ये आया अपने पास 26%। इसका मतलब है रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अपने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ प्रेशर, एडिशन ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस like N2 and noble gases will shift the reaction but the volume increases। यहां से एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहे थे, तो इनर्ट गैस के एडिशन से रिएक्शन वहां मूव करेगा जहां वॉल्यूम बढ़ेगा। वही तो लिखा था अपन ने इनिशियली जो अपन ने लिखा था वो वही लिखा था, तो अपन ने बता दिया भाई इनिशियली व्हाट विल बी दैट। अब किसी को डाउट है तो बाकी आप देख लेना। So that means that inert gas never affects Kp or Kc. No, never. Kp or Kc can only be affected by right
टेम्परेचर। सो टोटल मोल्स में इनर्ट गैस के मोल्स ऐड होंगे, बट केपी के फॉर्मूले में कभी इनर्ट गैस के मोल्स नहीं आएंगे। केपी और केसी तो रिएक्शन का होता है ना, किसी इनर्ट सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। मान लो किसी इक्विलिब्रियम में पत्थर रह गया तो क्या करेंगे कि भाई उसको केपी इफेक्ट करेगा? नहीं। तो केपी और केसी सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होते हैं। वो एक बार किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें कुछ भी ऐड करो रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस वो केपी और केसी तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज होगा। केपी एक्सप्रेशन में कभी इनर्ट गैस नहीं आएगा जो आपने ऐड किया। दैट इज। अब आप सेक्शन एबीसी आपको दिया था मैंने, एबीसी सी और डी भी कर सकते हो आप। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सी तक मैंने दिया था, डी और ई भी करना है आपको, डी और ई भी करना है आपको, पार्ट 1 पार्ट 2। नेक्स्ट क्लास ओनली डाउट्स, उसके बाद डाउट